and welcome to Exhort Education. This is me, Shweta, your science educator. कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे. आज का हमारा जो ये सेशन होगा ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 8 साइंस. स्टार्ट करते हैं. और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर. हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो what is microorganism? Microorganisms, these are microscopic organisms that cannot be seen with the naked eyes and are known as microorganisms. मतलब कि ये क्या होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं. इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल आइज से इनको देख नहीं पाते. और यूजली ये कैसे होते हैं आपके यूनिसेलुलर, मतलब कि यूनिसेलुलर होता है बच्चों की वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. आगे बढ़ते हैं. अब क्या करना है, हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. क्या करेंगे, हमने 2 सैंपल्स लिए. एक सैंपल लिया हमारी सॉइल का, आप कहीं की भी सॉइल का सैंपल ले सकते हो, और एक सैंपल लेंगे वाटर का, जो आपके चारों ओर में कहीं से भी एक सैंपल ऑफ वाटर लेना है. फिर क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम माइक्रोस्कोप के अंडर. माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ आपके टाइनी स्ट्रक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे. उन टाइनी स्ट्रक्चर्स को भी हम क्या बोलते हैं, आपके माइक्रोब्स और योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट आर माइक्रो? दीज आर टाइनी क्रिएचर्स नोन एज माइक्रोब्स और योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? These are present all around us, but these are so small that they cannot be seen with the human eyes. यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, यानी कि each and every part of our earth has microorganisms. For example, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये ये हर जगह पाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके चारों जो एयर है, इसके अंदर भी आपके बहुत सारे माइक्रोस यानी मिलियंस या बिलियंस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टाइम मूव कर रहे होंगे, बट हम लोग इनको हमारी नॉर्मल आइज से देख नहीं पा रहे. अब क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने में भी मेरे माउथ से बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रिलीज हुए होंगे, मेरे हेयर में, मेरी बॉडी के अंदर, हर जगह. ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फर स्प्रिंग. सल्फर स्प्रिंग में क्या होती है, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम सल्फर गैस पाई जाती है आपकी कि वहां पे हमारे नॉर्मल ह्यूमंस या फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते. वहां पे भी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आपको पाए जाएंगे. आपके हॉट डेजर्ट्स के अंदर, कोल्ड से कोल्ड पोल्स के अंदर, ये आपको ईच एंड एवरी प्लेस of earth has your microscopic organisms. अब जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, इनको हमने क्या किया, हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. अब वो कैटेगरीज कौन सी थी बच्चों? वो कैटेगरीज थी आपकी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, योर फंगी एंड योर एलिगेंस. स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में. बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि प्रोकैरियोटिक क्या होते थे? प्रोकैरियोटिक आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते थे, यानी जो आपकी अर्थ पे सबसे पहले फॉर्म हुए थे. इनमें क्या था, जो आपका न्यूक्लियस था वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का था, मतलब बहुत पुराना था. इसमें क्या था, आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो ओपनली आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा होता है. कोई आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कोई सेल ऑर्गेनेली, स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती. ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि इसके एक ही सेल के अंदर इसके सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो परफॉर्म हो रहे होंगे. अब जो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस, कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, भाई अदर्स आर डेंजरस, कुछ हमारे लिए बुरे होते हैं. इनको क्या करते हैं, हमने 4 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड करते हैं. अब कैटेगरीज कौन सी होती है? दीज कैटेगरीज आर योर बैसिलस और योर रॉड शेप बैक्टीरिया.
मतलब कि जो बैक्टीरिया रॉड शेप दिखते थे उनको क्या कैटेगराइज कर दिया हमने, हमने बोल दिया ये बेसिलस। कुछ नेक्स्ट की थी आपकी विब्रो। विब्रो यानी कि योर कोमा शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज योर कोकाई। कोकाई मतलब कि जो स्पेरिकल थे यानी गोल थे शेप में। अब स्पाइरेला, स्पाइरेला कैसे थे आपके, स्पाइरल शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि हम लोग इन बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सके, है ना। अब ए ये कैसा है, या आपको किस तरीके से दिख रहा है बच्चे, ये हमको कुछ रॉड शेप लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, बेसिलस। बेसिलस हो गया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बी। ये किस तरीके का है, स्पाइरल इन शेप है, तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों, ये आपको स्फेरिकल इन शेप दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कोकाई। एंड ये भी क्या हो गया आपका कोकाई। ये भी कैसा है, स्फेरिकल इन शेप, तो ये भी कैसा हो गया आपका कोकाई। अब ये कैसा है, कोमा इन शेप है, तो कोमा इन शेप वाले कौन से थे, पेपर। अब नेक्स्ट ये है हमारा, ये कैसे है, ये कुछ स्पाइरल शेप है, मतलब कुछ इस है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हमने, स्पाइरल। नेक्स्ट ये किस टाइप के हैं आपके, रॉड शेप, तो इनको क्या बोलते हैं हमने, बेसिलस। अब बच्चे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बताइए रॉड शेप बैक्टीरिया आर रेफर टू एज योर बेसिलस, विब्रो, कोकाई या स्पाइरल। रॉड शेप बैक्टीरिया बच्चों कौन से थे, योर बेसिलस। बेसिलस क्या थे आपकी, रॉड शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, व्हाट आर प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर योर मिक्सचर ऑफ living bacteria plus your yeast which are beneficial for us, especially in digestive system. मतलब कि बच्चे प्रोबायोटिक्स क्या है, these are live bacteria and yeast that are beneficial for our health and particularly to our digestive system. मतलब ये क्या है, मिक्सचर है आपके बैक्टीरिया का और आपके यीस्ट का, जो क्या है आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेंगे। और स्पेशली कहाँ ये आपके बहुत अच्छे होते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बच्चों आपका कर्ड। कर्ड के अंदर क्या पाया जाता है, आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। और ये क्या होता है, ये एज अ प्रोबायोटिक हमारे लिए एज अ प्रोबायोटिक एक्ट करेगा और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। इसलिए आपको घरों में मम्मियां बोलती होंगी कि दही खाओ, दही से क्या होगा, या फिर आपका पेट खराब हो जाता होगा या आपको डाइजेशन इम्प्रॉपर हो रहा होगा, तो आपकी मम्मियां करती हैं आपको दही खिलाती हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपके गुड बैक्टीरियाज होंगे, आपके बैड बैक्टीरियाज की वजह से जो कम हो गए होंगे, उनको क्या करेगा, ये उनका लेवल इंक्रीज कर देगा और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, फिर से फिट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अबाउट फंगी। फंगी क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने अपने घरों में मशरूम्स वगैरह देखे होंगे। मशरूम, या फिर कई बार क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, आप ब्रेड या रोटी को अगर बाहर बहुत दिनों तक छोड़ देते हो तो उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन कलर का कुछ आपका आने लगता है,
और देखा तो सब बच्चों ने, ब्रेड खराब हो जाती है तो उस ब्लू ग्रीन कलर के को क्या बोलते हैं हम, ब्रेड मोल्ड। ये क्या है आपकी फंगी, ये कैसी होती है आपकी, ईदर योर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइटिक और योर पैरासिटिक, है ना। सेप्रोफिटिक मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके बच्चों जो डेड और decaying plants and animal remains remains पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं, आपके डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन से बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजर्स आपने सुने होंगे, ये क्या होती है आपकी डीकम्पोजर्स, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, ये इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको एक होस्ट चाहिए होता है। मतलब ये एक होस्ट के ऊपर रहते हैं और उसका सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, ठीक है। सो पैरासिटिक क्या होंगे, जिनको होस्ट चाहिए होगा और वो अपना सारा न्यूट्रिशन कहां से लेंगे, फ्रॉम द होस्ट। एंड इवेंचुअली क्या करते हैं, कुछ तो होते हैं आपके यूजफुल, कुछ म्यूचुअल पैरासाइट्स होते हैं, कुछ हार्मफुल पैरासाइट्स होते हैं। क्लियर, हार्मफुल कौन से होंगे, जो आपके होस्ट को मार देगा, एंड म्यूचुअल क्या करेंगे, वो आपके होस्ट को मारते नहीं है, वहां से आपका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। अब आगे क्या करते हैं, ये जो होती है ना आपकी फंगिस, मोस्टली कैसी होती है, यूनिसेलुलर रेदर देन माइक्रोस्कोपिक। यानी कि ये कैसी है आपकी, ये मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है एक्सेप्ट योर यीस्ट। यीस्ट ही कैसा है, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हमने पढ़ लिए थे, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, योर यीस्ट हो गया, स्पाइरोगेरिया हो गया, पेनिसिलियम, ये सब क्या है आपकी फंगीस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, या मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा बच्चों, आपकी सिंपल शुगर्स, ठीक है, उसको क्या कन्वर्ट कर देता है आपके एसिड्स के अंदर, गैसेस के अंदर, और मोस्टली इन एल्कोहल। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? Fermentation is a metabolic process in which sugars is converted to acids, gases and your alcohol. Fermentation समझ में आया, और इसको डिस्कवर किया था आपके लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या आपका डिस्कवर किया था, फिनोमेना ऑफ योर फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। अब फर्मेंटेशन से क्या होते हैं हमारे, इसके दोनों यूज होते हैं, आपकी कमर्शियल यूज भी होता है एंड योर कमर्शियल यूज में बच्चा आ जाएगा इसका, एल्कोहल बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि योर वाइन, बियर, विस्की एंड सो ऑन, ये सारी जो भी एल्कोहलिक बेवरेजेस होती है वो किससे बनती है आपकी, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इनमें क्या करते हैं हम, जो हमारे सिंपल शुगर्स होती है उनको कन्वर्ट कर देते हैं आपकी एल्कोहल के अंदर बाय द एक्शन ऑफ योर यीस्ट। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, यीस्ट कन्वर्ट कर दे रहा है इसकी शुगर को आपके एल्कोहल के अंदर। अब ये बनती किससे है, ये कॉमनली आपके वीट से बन जाती है, योर वीट, शुगर केन, राइस,
माल्ट, ये सब क्या है आपका कमर्शियल यूज है आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो फर्मेंटेशन है ना, सिर्फ कमर्शियल लेवल पे ही नहीं, हमारे हाउस होल्ड लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हाउस होल्ड यूज क्या हो जाएगा आपका? बच्चों, घर में आप लोगों ने साउथ इंडियन तो सब बच्चों ने खाया होगा, वहां पे इडली डोसा सांबर, इडली डोसा और उत्पम, इन सब का बैटर कहाँ से बनता है? बैटर ये जो आपका होता है, ये कैसे बनता है? ये आपका बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब कि क्या होगा, आपकी मम्मी वगैरह क्या करती है, बैटर बनाने के लिए छोड़ देती है, फिर उसको अगले दिन बनाती है। उसमें क्या होती है? फर्मेंटेशन। बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इसका ब्रेड का या भटूरे का आटा। भटूरे या ब्रेड का आटा क्या करती है आपकी मम्मी? आपके 2 से 3-4 घंटे पहले लगा के छोड़ देती है और उसमें यीस्ट डाल के उसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा आटा उन्होंने लगाया होता है, वो फूल के इतना बड़ा होता है। वो इतना बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या हो रही होती है? फर्मेंटेशन। समझते हैं क्या है ये आपका ब्रेड डो। अब इसके अंदर क्या डाला हमने बच्चों? यीस्ट। यीस्ट क्या करेगा? हमारी जो शुगर है उसको ईट करेगा। तो क्या करेगा? रिलीज करेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी ना, ये क्या होगी? हमारे डो के अंदर भर जाएगी, यानी ट्रैप हो जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारा डो फर्मेंट हो जाएगा या फिर उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआस। अब प्रोटोजोआस क्या है बच्चों? प्रोटोजोआस आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल दैट includes flagellates, ciliates, your sporozoans and many other forms. ये जो आपके प्रोटोजोन्स है, ये क्या है? आपके माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आपका बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर प्रोटोजोआ है आपका अमीबा एंड योर पैरामीशियम, जो हम अपनी छोटी क्लास से आपकी 6 या 5 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा पैरामीशियम तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, योर यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों? ये है आपका अमीबा। ये क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो इसका सिंगल सेल होता है वो पूरा की पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती बच्चों। इसी के अंदर सारे केमिकल, इसके बायोकेमिकल जो भी प्रोसेस होते हैं एक सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। इसी के अंदर इसका खाना ये खाता है, खाना स्टोर करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करता है, इस पर रेस्पिरेशन होती है, हर काम एक ही सेल के अंदर होता है। तो ये क्या है बच्चों? ये है इसका न्यूक्लियस। और बच्चों ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक, मतलब कि मॉडर्न टाइप ऑफ सेल देखा जाता है इसमें। हाँ, हम क्या कर रहे थे? अमीबा। तो ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसकी सोल, ये है इसके फूड वैक्यूल्स, ये हैं इसके वाटर वैक्यूल्स, आप समझ गए कि यानी कि ये जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए एक ही सेल के अंदर इसके लिए सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वायरसेस। अब बच्चों वायरसेस क्या होंगे? कोविड-19, ये तो सभी बच्चों ने सुना होगा, है ना? सुना तो होगा। कोविड-19 क्या था? एक वायरस। अब वायरस को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखें कि नहीं रखें, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो ये वायरस होता है ना तो ये लिविंग होता है ना तो ये नॉन लिविंग होता है।
यानी इसके पास क्या होता है, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड बट लैक्स द मशीनरी ऑफ इट्स रेप्लिकेशन। मतलब कि ये कुछ इस टाइप से होता है बच्चों, ये क्या है आपका, एक वायरस, इसके पास डीएनए तो होता है बट वो मशीनरी नहीं होती जिसके कारण ये क्या कर सके, अपना रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और नए ऑर्गेनिजम्स को बना सके। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक होस्ट। अब वो होस्ट कौन होंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमंस और ये एनिमल्स वगैरह, ये सब क्या है इसके। अब ये क्या है, जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा ये किस तरह बिहेव करेगा, आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। अब जब इसको होस्ट मिल गया तो ये क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। अब ये क्या करेगा, होस्ट के जो रेप्लिकेशन मशीनरी होती है उस पर कंट्रोल करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, यानी रेप्लिकेट करेगा बहुत ज्यादा नंबर में और बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो क्या है, एज ए रिजल्ट वायरस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लिविंग सेल। मतलब कि अगर इसको हमारा होस्ट नहीं मिलेगा इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। मतलब ये क्या है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। मतलब ये हमारा बॉर्डर में आता है, ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, मतलब बीच का ऑर्गेनिज्म। जैसे नॉन लिविंग कब तक, जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा, एंड लिविंग कब हो जाएगा, जब इसको होस्ट मिल जाएगा। क्यों, इसको अपनी रेप्लिकेशन की मशीनरी मिल जाएगी और फिर ये रेप्लिकेट करेगा। अब वायरसेस के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल योर इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टबैको मोसैक वायरस एंड योर मोस्ट रिसेंटली योर कोविड वायरस। अब क्या होता है, ये जो वायरसेस होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, गुड या बैड। जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये गुड भी होते हैं ये बैड भी होते हैं, बट जो हमारे वायरसेस होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, हमने क्या किया, आप लोग बचपन में छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन होते हुए देखा है। अब वो वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं, वो वैक्सीनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो ये हमारा ऑर्गेनिज्म है को वो बीमारी नहीं हो, है ना। नेक्स्ट मूव ऑन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या है, इट इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड डिजीज स्पेसिफिक एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि हमारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी क्या है, अपने आप को उसके पास ठीक करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, है ना बच्चों। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोल्ड होता है, तो कोल्ड में क्या करते हैं हम लोग, मोस्टली टाइम क्या करते हैं, जब नॉर्मल कोल्ड होता है तो उसमें हम मेडिसिन नहीं लेते, उसको क्या कर लेती है हमारी बॉडी खुद आपकी ठीक कर लेती है। वो ठीक क्यों कर लेती है, क्योंकि उसके पास उसकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ना। एंटीबॉडीज क्या होती है, जो किसी भी चीज से आपको या किसी डिसीज से आपको फाइट करने में हेल्प करती है। ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। बच्चों आपका वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्या होती है आपका, हम क्या करते हैं, किसी भी वायरस को हम अपनी बॉडी में स्मॉल या फिर उसके वीक स्टेट में हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उस डिजीज के या उस वायरस के अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तब क्या इन फ्यूचर अगर हमें वो वायरस या फिर उससे इन्फेक्टेड डिजीज होती है तो क्या करते हैं, वो उसकी एंटीबॉडीज को फॉर्म करती है और हम लोगों को इतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचता। फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस की वैक्सीनेशन तो सभी बच्चों को लगी होगी। अब उसमें क्या था, वो क्या कर रहे थे, हमारे अंदर कोविड वायरस का जो वीक फॉर्म था, यानी जो हमको हार्म ना पहुंचा सके, उस को हमारी बॉडी में इंसर्ट कर रहे थे। तो हमारी बॉडी ने क्या डेवलप कर ली, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। फिर क्या हुआ, जो कोविड वायरस था उसका हम पे इतना ज्यादा असर नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, अब ये वैक्सीन आर टिपिकली डेवलप्ड टू कॉम्बैट वायरल डिसीजेस। मतलब कि ये स्पेशली मोस्टली हमारे वायरल डिसीज के लिए
बनाई गई थी। अब जो पहली वैक्सीन थी आपकी वो क्या थी? स्मॉल पॉक्स। पहली वैक्सीन बनाई गई थी आपके स्मॉल पॉक्स के लिए बाय एडवर्ड जेनर। क्या था बच्चों, बहुत टाइम पहले क्या हो रहा था, आपका स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, जिस तरीके से इस टाइम हमारे पैंडेमिक जोन आया था आपका कोविड का, इसी टाइम से बहुत पहले टाइम में आपकी स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फैल रही थी। तो एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की जिससे हमारा क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज लाई स्टॉक वैक्सीन फॉर पोलियो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन एंड अदर वैक्सीन। ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ योर वैक्सीन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों? एंटीबॉडीज आर द इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इनहिबिट्स एंड किल बैक्टीरिया। मतलब कि एंटीबॉडीज एक ऐसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिससे क्या कर पाते हैं, हम अपने बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं। मतलब ये किस चीज में हेल्पफुल है? टू किल बैक्टीरिया। ये क्या है बच्चों आपका मेडिसिनल यूज ऑफ योर माइक्रोब्स। अगर सोचो, अगर एंटीबॉडीज ना फॉर्म होती तो कई सारे लोग क्या करते, हमारे इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाते। ठीक है, अब इसकी एंटीबॉडी की डिस्कवरी किसने? पहली एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स जो थी आपकी वो थी पेनिसिलियम। किसने किया था? लुइस पैस्चर। कैसे किया था बच्चों? उन्होंने क्या थे, वो आपका डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या थे, इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थे। ठीक है, मतलब ऐसे ही छोड़ देते थे चीजों को। इन्होंने क्या किया, जैसे ये प्लेट कल्चर करते थे बैक्टीरिया की, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए कि ये डिजीज क्यों हो रही है, क्या करते थे, उन्हीं ट्रेस को यूं ही छोड़ देते थे, एक जगह फेंक दी उन्होंने, जो पुरानी ट्रेस होती रहती है। अब क्या था, एक बार उन्होंने यही किया, वो ट्रे छोड़ दी और एक दो दिन की छुट्टी पे चले गए। तो क्या हुई, वो प्लेट्स जो थी इनकी बैक्टीरिया की वो वॉश नहीं हुई। फिर आने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इनकी बैक्टीरियल कल्चर प्लेट थी उसके ऊपर ग्रीन और ब्लू ग्रीन टाइप का कुछ उग गया था, जिसकी वजह से सारे जो हमारे हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो गई थी। सो उन्होंने क्या किया, आगे और ज्यादा डिस्कवर किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, फिर क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या थी, हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक। और वाइड जो हमारी ये पेनिसिलियम की डिस्कवरी थी, किसने क्या लाया था, आपका वर्ल्ड वाइड एवोल्यूशन। सबसे ज्यादा कब यूज हुई थी, हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम। ठीक है, तो इस कारण हम क्या करते हैं, जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं इनसे क्या करते हैं, हम बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट हम। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ट्रेप्टोकोकाई। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं। पैथोजेंस, पैथोजन क्या होते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इज रेफर्ड एज योर पैथोजन। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करेगा, यानी कोई बीमारी कॉज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पैथोजेंस। पैथोजेंस कैसे होते हैं आपके, पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो आपके पैथोजेंस है वो क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोस एंड वायरसेस ऑल आर पॉसिबल। मतलब कि जो ये पैथोजेंस है ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, आपके प्रोटोजोआस भी हो सकते हैं और आपके वायरसेस भी हो सकते हैं। अब जो व्हाट इज कैरियर, कैरियर क्या होता है, कैरियर इज अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म व्हिच इज इन्फेक्टेड
with an infectious disease agent but does not show any symptoms. As they already have the pathogen in their body, they can spread the infection. मतलब कि कैरियर एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर क्या है, आपका पैथोजेनिक इन्फेक्टेड, पैथोजेनिक या फिर इन्फेक्टेड आपका वायरस, आपका बैक्टीरिया, जो भी आपका पैथोजन उसमें है, बट वो क्या हो रहा है, खुद तो बीमार नहीं हो रहा, बट उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस या फिर उस पैथोजन को आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कर देगा, जिससे क्या होगा, वो जो आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा बीमार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका कैरियर, इसके अंदर क्या है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ भी है, उसने क्या किया, इस वायरस या बैक्टीरिया को आगे ऑर्गेनिजम्स में क्या कर दिया, कैरियर, मतलब ये एक मैसेंजर का काम करेगा। आपका पैथोजन होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, उस पैथोजन को आगे जाके ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या है, ये भी आपका एक कैरियर है। ठीक है, vector is an organism such as your biting insects or ticks that can transmit a disease or a parasite from one animal or plant to another। मतलब आपका क्या है ये वेक्टर, इन शॉर्ट एक कैरियर है। सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा बच्चों वेक्टर का आपका मॉस्किटो, मॉस्किटो यो हाउस फ्लाइज है ना, मॉस्किटो आपका जो डेंगू, मलेरिया, ये सब किसकी वजह से होते हैं, मॉस्किटो बाइट की वजह से। अब क्या होता है, मॉस्किटो के अंदर भी आपका जो वो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो प्रेजेंट होता है, बट वो ना आपके मॉस्किटो को इफेक्ट नहीं करता, बट जब वो मॉस्किटो हमें बाइट करेगा, हमको क्या होगा, हमारे अंदर भी वो प्लाज्मोडियम जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, बीमार। इस तरीके से इसने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पे उस पैथोजन को क्या करेगा, ट्रांस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जो डेंगू है, डेंगू वायरस इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो, यानी जो आपका डेंगू होता है वो किसकी वजह से होता है, एडीज मॉस्किटो की वजह से, वाइल जो आपका मलेरिया होता है वो आपका होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द मलेरिया पैरासाइट इज स्प्रेड बाय द एनोफिलिस मॉस्किटो। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, मतलब कि जो आपको मलेरिया होता है वो किसके, क्या आपके एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है कि नहीं होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर एयरबोर्न डिसीजेस, मतलब कि क्या होता है, देयर आर सर्टेन डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर, मतलब कुछ डिसीज होते हैं जो आपके एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं, एंड दीज इलनेस आर कॉल्ड एयरबोर्न डिसीजेस। मतलब वो जो आपके डिजीजेस पास ऑन हुए आपके कैरियर से आपके कैरियर से आपके ऑर्गेनिज्म में, उसने क्या कर दिया, उसको भी बीमार कर दिया, तो इनको क्या नाम दे दिया हमने, एयरबोर्न डिसीजेस का। तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका इसका, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा यानी कि आपका जिससे आपको कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा योर फ्लू, जिसके कारण आपको फ्लू होता है। क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा कोई इंसान बीमार है, खांस रहा है, छींक रहा है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हो, जब वो खांस रहा होता है या छींक रहा होता है, तो आपको भी कोल्ड हो जाता है। तो ये क्या, कोल्ड क्या हो गया, फ्लू क्या हो गया, एक आपका एयरबोर्न डिसीज। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, व्हाट आर वाटरबोर्न डिसीज। जिस तरीके से हमारे आपके एयरबोर्न डिसीज थे, उसी तरीके से आपके क्या है, वाटरबोर्न डिसीज। वाटरबोर्न डिसीज आर डिसीजेस दैट स्प्रेड थ्रू वाटर, मतलब कि वो डिसीज जो आपके वाटर के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, यानी यहाँ वाटर क्या होगा आपका, ट्रांसमिटिंग मीडियम। ठीक है, पैथोजन थ्राइव्स इन द कंटामिनेटेड वाटर। हम क्या बोल रहे हैं, जो ये आपके पैथोजेंस होते हैं ये हमेशा कंटामिनेटेड वाटर में पाए जाते हैं। कंटामिनेटेड वाटर यानी कि आपका जो स्टोर वाटर हो जाता है, कई दिन तक हम उनको स्टोर कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, पानी में स्मेल आने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, उससे वो क्या करता है, आपके वाटरबोर्न डिसीजेस को ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका घरों में कूलर वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आपकी मम्मी कहती है कि सफाई करती रहती है डेली डेली। ऐसा इसलिए करती है ताकि आपके वाटरबोर्न डिसीज, मलेरिया वगैरह, आपके वाटरबोर्न डिसीज जो होते हैं वो
ना हो। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड क्या है आपका एक वाटर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द वाटर बॉर्न डिसीज। आपको इनमें से क्या करना है, वाटर बॉर्न डिसीज बताना है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या स्मॉलपॉक्स। सो बच्चों इसका आंसर होगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है आपका एक वाटर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट है, ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डिसीज के। डिजीज के एग्जांपल है प्लस, ये किसके कौन से पैथोजन की वजह से हो रहे हैं और किस मोड से ट्रांसमिट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये आपका होता है बैक्टीरिया की वजह से और ट्रांसमिट होता है आपका एयर की वजह से, यानी ये क्या है आपका एक एयर बॉर्न डिसीज। मतलब कि किसी इंसान को अगर टीबी है तो क्या कर रहा है, वो खांस रहा है, उसका जो आपका उसके मुंह से ब्लड आ रहा है या फिर आपकी ड्रॉपलेट्स आ रही है, उसमें भी क्या है मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करेंगे आपके टीबी को। और अगर कोई बंदा उससे कांटेक्ट में आता है तो उसको भी आपका टीबी हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर मीजल्स, ये किससे होता है आपका वायरस से, और ये भी कैसा है एयरबॉर्न डिसीज। नेक्स्ट वन इज योर चिकन पॉक्स, ये होता है आपका वायरस की वजह से और ये कैसा है एयरबॉर्न डिसीज प्लस योर कॉन्टेक्ट। मतलब या तो आप उसके कांटेक्ट में फिजिकल कांटेक्ट में आते हो या फिर एयर के थ्रू ट्रांसफर हो। ठीक है, चिकन पॉक्स क्या होता है, आई थिंक सब बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ होगा छोटे, जब वो छोटे थे तो सभी को पता होगा कि चिकन पॉक्स क्या होता है। पोलियो, पोलियो भी किसके आपका होता है वायरस की वजह से, ये भी कैसा होता है एक एयरबॉर्न डिसीज एंड योर कॉन्टेक्ट। मतलब अगर हम फिजिकल कॉन्टेक्ट में आते हैं उस पर्सन की जिसको पोलियो है तो हमें भी हो सकता है। नेक्स्ट इज योर कॉलरा, ये किसकी वजह से है, कॉलरा योर बैक्टीरिया एंड दिस इज फूड एंड वाटर ट्रांसमिटेड। एंड टाइफॉइड, टाइफॉइड ये किसकी वजह से होता है आपका बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपका वाटर। नेक्स्ट इज योर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी यानी जिससे आपको पीलिया होता है, उसमें क्या होता है ये भी किसकी वजह से होता है आपका वायरस की वजह से, और ये कैसा है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बच्चों वाटर। मलेरिया प्रोटोजोआस की वजह से, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा आपका मॉस्किटो बाइट। एंड योर स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू प्रोटोजोआस एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा आपका टेस्टिस फ्लाई। अब जिस तरीके से हमारे ह्यूमन डिसीज थे इस तरीके से हमारे कुछ होते हैं आपके प्लांट डिसीज। मतलब कि प्लांट डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय पैथोजन। जो ये प्लांट डिजीज होते हैं ये भी हमारे पैथोजन की सेम काइंड हमारी तरह ही पैथोजेंस के थ्रू होते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक ह्यूमन कैन अटैक्ड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हमारी ही तरह जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ये भी क्या करते हैं प्लांट्स को भी अटैक करते हैं। several microorganisms called plant diseases such as rice, potato, wheat, sugarcane, orange and apple। ये जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है ये आपके प्लांट्स में भी डिसीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्लांट डिसीजेस के। ठीक है, अब सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर क्या है प्लांट डिसीज है जिसमें क्या जिस होती किसकी वजह से है आपके बैक्टीरिया की वजह से और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका होगा बच्चों एयर। नेक्स्ट इज योर रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट मतलब कि उनके पत्तों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि रस्ट जमा हो गई है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये फंगी की वजह से होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है आपका एयर और आपका सीड्स। येलो मोज़ाइक ऑफ भिंडी, येलो मोज़ाइक ऑफ भिंडी में क्या होता है आपके जो भिंडी के लीव्स होते हैं उनके कलर पे, उनके लीव के ऊपर बहुत सारे कलर के पैचेस आ जाते हैं। एंड ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये होता है वायरस की वजह से। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है आपका इंसेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है जब हम क्या करते हैं किसी भी कंटामिनेटेड फूड को हम खाते हैं तो हमें क्या होती है फूड पॉइजनिंग। What is food poisoning? Food poisoning occurs when a person consumes food that is contaminated with pathogens or toxins। मतलब कोई भी फूड है जिसको आपने बाहर छोड़ दिया है वो क्या हो गया कंटामिनेट कर दिया आपके पैथोजन ने, वायरस ने या बैक्टीरिया ने, और फिर क्या कर लिया आपने उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, आपने
कंज्यूम कर लिया उस खाने को, तो क्या होने लग जाता है, आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। कई बार हुआ होगा, कई बार आप लोगों ने खराब खाना खा लिया है या फिर बहुत दिनों का बासी खाना खा लिया है, तो आपको क्या होता होगा, ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टी होने लग जाती है, आपको चक्कर होने लग जाते हैं एंड लूज मोशंस हो जाते हैं। ये सारी की चीजें किस वजह से होती हैं, आपकी फूड पॉइजनिंग की वजह से। और समटाइम्स क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कैन बी फेटल इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि आपके इंसान की डेथ भी तक भी हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि किस तरीके से जो हमारा फूड है हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं या संभाल के रख सकते हैं। The most important aspect of food industry is the food preservation, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक फूड इंडस्ट्री की, उसका फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि आपने फूड को बना तो लिया बट उसको संभाल के कैसे रखना है। अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा बाय द पैथोजेंस एंड क्या हो जाएगा, वो हमारे अनफिट हो जाएगा हमारे यूज के लिए। ठीक, अब क्या होता है, सर्टेन केमिकल्स इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। क्या होता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, जिससे क्या होती है, हमारे फूड की, हमारे खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा टाइम तक चल पाएगा। ठीक है, सिंपल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कैन बी कैरिड आउट एट होम। कुछ सिंपल आपकी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती होंगी जो आपके घरों में भी आप लोगों ने देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अचार बनाती है मम्मी, अचार बनाने से पहले क्या करती है, उसको नमक के पानी में डालती है, उसको नमक से प्रिजर्व करती है, उसके बाद क्या करती है, अचार बनाने के बाद क्या करती है, उसमें तेल डालती है, नमक डालती है, विनेगर डालती है। इनसे ये सारी चीजें किस लिए होती है, कि ताकि हमारा खाना खराब नहीं हो। ठीक है, इसीलिए जो आपके अचार वगैरह है ये इतने टाइम तक चल पाते हैं। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं अबाउट व्हाट आर द केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब केमिकली हम उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन आर used in food preservation by the major food industries as these are non harmful for humans, मतलब कि केमिकल प्रिजर्वेशन क्या होती है, लार्ज स्केल पे हम यूज कर सकते हैं। जो आपकी फूड इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जैसे कि आपके ये चिप्स वगैरह हो गए, मतलब जो भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो उन सभी के अंदर आपका क्या होते हैं, केमिकल्स डले होते हैं, जिनसे क्या होता है, आपको तो हार्म नहीं होता, मतलब आपके लिए हार्मलेस होते हैं, बट इनसे क्या होता है, आपके खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अब सोडियम मेटाबेंजोएट और आपका सोडियम बेंजोएट, ये क्या है, आपके कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अबाउट प्रिजर्वेशन विद द शुगर। हम क्या कर सकते हैं, हम खाने के अंदर प्रिजर्व करने के लिए आपकी शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड लाइक योर जेम्स, जेलीज एंड योर स्क्वैशेस, इन सब को क्या करते हैं, हम इनमें ऐड करते हैं आपका जेम्स वगैरह में आपकी शुगर। इससे क्या होता है, आपका जो वाटर शुगर क्या करती है, माइक्रो ग्रोथ जो होती है उसके अंदर इनहिबिट कर देती है और उसकी मॉइस्चर कंटेंट को भी रिड्यूस कर देती है। इससे क्या हो जाता है, हमारा खाना क्या हो जाता है, प्रिजर्व। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं अबाउट विनेगर एंड ऑयल प्रिजर्वेशन। विनेगर एंड ऑयल प्रिजर्वेशन तो आई थिंक सभी बच्चों ने सुनी होगी, घरों में अचार तो सभी बच्चों ने देखा होगा, है ना। क्या होता है, फूड मेनी फूड्स आर प्रिजर्व्ड सच पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग फूड ऑयल एंड योर विनेगर, मतलब बहुत सारे खाने अचार मैंने आपको बताया कितनी बार, इसमें क्या होता है, आपकी मम्मियां क्या डाल देती हैं, आपका तेल डाल देती हैं, आपका विनेगर डाल देती है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए वो उसको नहीं मिल पाता और वो हमारे खाने को कंटेमिनेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज योर पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है, ये टेक्निक होती है आपकी टेम्परेचर प्रिजर्वेशन की। टेम्परेचर प्रिजर्वेशन कैसे बच्चों, टेम्परेचर प्रिजर्वेशन मतलब क्या बार क्या होता है, या तो हम उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं खाने को या लो टेम्परेचर पर रख देते हैं। लो टेम्परेचर के यानी कि आपके घरों में फ्रिज तो आप लोगों ने देखा ही होगा,
फ्रिज के अंदर क्या होता है, जो खाना होता है बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे चला जाता है, जिसके कारण जो आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती। कई बार क्या करते हैं हम आपके खाने को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, उससे भी क्या होती है, ज्यादा हाई टेम्परेचर भी आपके बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए या आपके बैक्टीरिया या आपके पैथोजेंस को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसी टाइप से पेस्चराइजेशन क्या है, पेस्चराइजेशन एक टेक्निक थी जो डिस्कवर की थी आपके लुईस पैस्चर ने। इसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग एंड कूलिंग बेवरेजेस टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स इज नोन एज पेस्चराइजेशन। ये क्या है, हम अपने लिक्विड को क्या करते हैं या अपनी बेवरेजेस को क्या करते हैं, एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, फिर उनको ठंडा करते हैं एंड देन उनको पैक कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं, उनको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 टू 20 सेकंड के लिए सुपर हॉट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको ठंडा करके भर देते हैं। ठीक है, पेस्चराइज्ड मिल्क तो आई थिंक सब बच्चों ने सुना ही सुना होगा, ये टेक्निक यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका नॉर्मल मिल्क होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बट जो आपका पेस्चराइज मिल्क होता है वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैकिंग एंड योर स्टोरेज, मतलब कि हम उसको पैक किस तरीके से करें या उसके स्टोरेज किस तरीके से करें। ठीक है, मेनी वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट एंड योर एयर सील्ड कंटेनर्स, मतलब कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, योर एयर टाइट एंड योर एयर सील्ड कंटेनर्स का। इससे क्या होता है कि एयर एंटर नहीं कर पाती और वहां पे माइक्रोब्स आपके ग्रो नहीं कर पाते। अब क्या होता है बच्चों, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसमें 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन क्या होती है, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हर चीज में पाई जाती है, आपके न्यूक्लियस में, आपके न्यूक्लिक एसिड में, आपकी प्रोटीन्स के अंदर, आपका क्लोरोफिल के अंदर, यानी हर लिविंग कंटेंट में आपका अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होती है। बट नेचुरली क्या प्रेजेंट होती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है N2 की, अनरिएक्टिव होती है, मतलब बच्चों। ठीक, अब इस अनरिएक्टिव अगर नाइट्रोजन को हमें यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी साइकिल है, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएटली वी कैन से दैट इट इज अ biogeochemical cycle that converts nitrogen into various chemical forms as it circulates through the atmosphere and your terrestrial marine ecosystem। मतलब कि ये क्या है, एक बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल की मतलब कि आपका जिसके थ्रू आपका जो केमिकल है, केमिकल क्या होगा आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, वो ट्रांसमिट कहाँ होगा, आपके एनिमल्स के अंदर एंड योर एनवायरमेंट के अंदर। किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या होता है, सबसे पहले क्या है, आपकी नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अनरिएक्टिव N2 के। अब N2 बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होता है, मतलब इसको हम इजीली नहीं तोड़ पाते। अब क्या होता है, इसको तोड़ने के लिए क्या करनी रहती है, या तो ये दो तरीके से टूटता है आपका, बाय द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग एंड योर बैक्टीरियाज। ठीक है, और एलए। ठीक है, इस नाइट्रोजन का क्या करते हैं हम, या तो ये लाइटनिंग के इफेक्ट से टूट जाती है या आपके बैक्टीरियाज या एल्गी की वजह से टूट जाती है। फिर क्या होती है, ये हमारी आपकी सॉइल के अंदर जाती है। सॉइल के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, आप लोगों ने राइजोबियम पढ़ा होगा। राइजोबियम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, आपके रूट नोड्यूल्स ऑफ योर लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होती है, आपकी जो दालें वगैरह होती है, इन सबके प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये काम क्या करता है, ये काम करता है आपके नाइट्रोजन को फिक्स करने का, यानी कि आपके जो नाइट्रोजन को क्या कन्वर्ट कर देगा, आपके नाइट्राइट फॉर्म्स। अब जो ये नाइट्राइट्स फॉर्म होंगी, ये क्या कंजर्व कर पाएंगे, हमारे प्लांट्स कंजर्व करेंगे, उसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद क्या करेंगे, इन प्लांट्स को क्या करते हैं हम, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस कंजर्व करते हैं।
रखते हैं। ह्यूमन कंजर्व कर लेते हैं, उनको क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। नाइट्रोजन मिलने के बाद क्या होता है, जब ये एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो हमारी सॉइल में जाता है, फिर वो वहां दोबारा चला जाता है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। फिर इस नाइट्रेट को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं आपका बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन एंड आपके एटमॉस्फेयर में दोबारा भेज देते हैं। ये पूरी साइकिल क्या थी, जब हमने क्या किया, अपने अनरिएक्टिव नाइट्रोजन को तोड़ा, उसको सॉइल में लेके आए, उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड उसको यूज किया, फिर दोबारा वो सॉइल में गया, उसके बाद क्या हुआ, उसको बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन वो क्या चला गया आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वापस। सो बच्चे, जो नाइट्रोजन साइकिल थी इसके एक स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि ये क्या है, इट इज the first stage of nitrogen cycle. In this process, atmospheric nitrogen, which is mostly available in the inert form, is converted into usable ammonium. ठीक है, पहला प्रोसेस आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हुआ, N2 था, उसको तोड़ा किसमें, कन्वर्ट किसमें किया हमने, NH3 में। क्लियर, ये किससे हुआ, बाय द हेल्प ऑफ योर लाइटनिंग एंड योर साइनोबैक्टर्स। साइनोबैक्टर्स क्या होती है आपकी, ब्लू ग्रीन अलगे। ठीक है, अब जो ये अमोनिया था, ये क्या चला जाएगा आपका सॉइल के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका सॉइल, वो क्या होगा आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है बच्चों, नाइट्रिफिकेशन is the process by which bacteria convert ammonia into nitrate। जिससे क्या कन्वर्ट करेगा, ये आपके अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट फॉर्म में। अब बैक्टीरिया कौन से पहुंचे होंगे, यहाँ पे हमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड अदर बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस क्या है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट फॉर्म। पहले किसमें कन्वर्ट होगा, ये आपका होगा नाइट्राइट में। अमोनिया कन्वर्ट हुआ आपका NO2 में। ये क्या है आपका बच्चों, नाइट्राइट। फिर नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ आपका नाइट्रेट में, वो क्या है आपका NO3 नेगेटिव। ठीक है जी, अब जो ये NO3 नेगेटिव है, ये क्या कर लेंगे, हमारे प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। ये कैसी फॉर्म है, कंज्यूमेबल फॉर्म बाय द प्लांट्स। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एस्यूमुलेशन। नाइट्रोजन एस्यूमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। मतलब कि जो ये हमारे प्लांट्स ने कंज्यूम किया, फिर क्या हुआ, ये जो हमारा था कंज्यूम हो गया, इनको हमारे एनिमल्स ने कंज्यूम किया, तो ये किस में फॉर्म हो गए, हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सच एज योर अमोनियम, अमोनिक एस, अमोनिया, 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 सॉरी, सच एज योर अमोनियो एसिड्स एंड योर अमाइड्स। मतलब कि हमारे ह्यूमंस द्वारा, आपके एनिमल्स द्वारा या फिर आपके प्लांट्स द्वारा उनकी बॉडी को फॉर्म करने में या फिर उनके अंदर कंज्यूम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ आपका, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन, ammonification is the process by which ammonifying bacteria convert organic nitrogen into inorganic compounds such as ammonia and ammonium ions। मतलब कि बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे एनिमल्स या प्लांट्स इसको, एनिमल्स, प्लांट्स और आपके ह्यूमन इसको कंज्यूम करेंगे, फिर क्या होता है, वो वेस्ट जनरेट करते हैं। उस वेस्ट के अंदर क्या होते हैं आपके, जो ये है अमोनिया होता है, ये वापस हमारे सॉइल के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, NH3 एंड योर अमोनियम आयन, योर NH4। ठीक, अब क्या होता है, वही प्रोसेस दोबारा चलता है। इस अमोनियम को हम क्या करते हैं, दोबारा आपके नाइट्रेट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हमारे प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। अब लास्ट प्रोसेस क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन का। मतलब जो ये अमोनिया फॉर्म है, इसको क्या करना है, हमको वापस हमारे एटमॉस्फेयर के पास पहुंचाना है। तो ये कैसे करते हैं हम, इसमें क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया सच एज सीडोमोनास, योर थायोबैसिलस बैक्टीरिया,
your stimulus and other converts nitrate into your molecular nitrogen. ये जो हमारे नाइट्रेट्स होंगे इनको किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, और आपका नाइट्रोजन कहाँ वापस चला जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। ये क्या था बच्चों, आपकी पूरी की पूरी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। क्या हुआ, सबसे पहले आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टूटी बाय द एक्शन ऑफ योर लाइटनिंग एंड योर साइनोबैक्टीरिया के वजह से। फिर आपकी सॉइल के अंदर गई, सॉइल के अंदर आपकी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से क्या हुआ, आपकी सॉइल कन्वर्ट हुई नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट में, फिर आपका नाइट्राइट में, है ना, नाइट्राइट में, फिर आपका नाइट्रेट में। फिर उसको कंज्यूम किसने किया, आपके प्लांट्स की रूट्स। फिर क्या चली गई वो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स ने उसको कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। अब उन प्लांट्स को क्या खाया, एनिमल्स और आपके ह्यूमंस ने, उनके पास भी क्या गया, नाइट्रोजन चला गया। अब उन नाइट्रोजन को उन्होंने यूज कर लिया अपने बॉडी के फॉर्मेशन में, आपके प्रोटीन्स के अंदर, आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, सभी चीजों में इन्होंने इनको यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन्होंने वेस्ट जनरेट किया या मर जाते हैं इससे। ठीक है, वो वेस्ट कहाँ गया आपका, दोबारा आपकी सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर वो किसमें गया, अमोनिया फॉर्म के अंदर। उस अमोनिया को हमने दोबारा नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट किया और प्लांट ने कंज्यूम कर लिया। अब जो ये नाइट्रेट की फॉर्म होगी इसको क्या करेंगे हम, आपका बच्चों दोबारा कन्वर्ट करेंगे आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, जिसको क्या कर देंगे आपको, डीनाइट्रिफिकेशन। ये पूरी क्या थी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। सो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, हम जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पहला स्टेप पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, आपका जो नाइट्रोजन था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था बच्चों, इसका आंसर होगा अमोनिया। पहले स्टेप में हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे, आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, आप उसको कन्वर्ट कर रहे थे आपके अमोनिया में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस session and it is very useful and informative for you.